हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब जिसका नाम है सोफीज वर्ल्ड। और आज हम इसका 13वां अध्याय करेंगे जो है पोस्ट कार्ड्स। चलिए देखते हैं लेखक के विचार। मैं अपने ऊपर कड़ा सेंसरशिप लगा रहा हूँ। कई दिन गुजर गए दार्शनिक अध्यापक के बिना किसी शब्द के। कल बृहस्पतिवार मई 17 है, नॉर्वे का राष्ट्रीय दिवस। स्कूल 18 को बंद रहेगा। स्कूल से जब वे घर वापस लौट रही थी तो अचानक जोहाना ने कहा, चलो कैंपिंग करने चलते हैं। सोफी की तत्कालीन प्रक्रिया थी कि वह अधिक समय तक घर से दूर नहीं रह सकेगी, किंतु उसने कहा निश्चय ही, क्यों नहीं। कुछ ही घंटों बाद जोआना एक बड़ा बैकपैक लिए सोफी के दरवाजे पर पहुंच गई। सोफी ने भी अपना सामान पैक कर लिया था और उसके पास एक तंबू भी था। दोनों ही के पास बेड रोल्स और स्वेटर, जमीन पर बिछाने की चादरें और फ्लैश लाइट्स, बड़े साइज की थर्म्स बोतलें और उनका मनपसंद खाना था। जब सोफी की माँ 5 बजे घर आ गई तो उसने दोनों को ही क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए को लेकर उपदेश दिया। उसने यह जानकारी हासिल करने के लिए भी पूरा जोर लगाया कि वे अपना कैंप कहाँ लगाने जा रही थी। उन्होंने उसे बताया कि वे ग्राउज टॉप पर कैंप लगाना चाहते हैं और यदि अगले दिन सवेरे उन्हें ग्राउज की मीटिंग कॉल सुनाई दी तो वे अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। इसी विशेष जगह को छांटने में सोफी का एक खास मकसद और भी था। उसके विचारानुसार ग्राउज टॉप मेजर के कैबिन के काफी करीब था। भीतर से कुछ और उसे वहां लौटने के लिए उकसा रहा था, किंतु वहां अकेले जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। दोनों लड़कियां सोफी के बाग के दरवाजे के उस तरफ, जिधर एक बंद गली थी, आगे की पगडंडी पर चलती गई। वे इधर उधर की बातें करती रही और सोफी को दर्शन शास्त्र से जुड़े मसलों में थोड़ा हटकर समय गुजारने में मजा आ रहा था। 8 बजते बजते उन्होंने ग्राउज टॉप पर एक खुली जगह में अपना तंबू गाड़ लिया था। उन्होंने रात की तैयारी कर ली थी और अंगोर अपने बिस्तरबंद फैला लिए थे। सैंडविच खा लेने के बाद तो सोफी ने पूछा, तुमने कभी मेजर के कैबिन के बारे में कुछ सुना है? मेजर का कैबिन जंगल में कहीं इस स्थान के नजदीक ही एक झोपड़ी है, छोटी झील के किनारे। कभी वहां एक विचित्र विचित्र आदमी, एक मेजर रहा करता था। इसी कारण इसे मेजर का कैबिन कहते हैं। क्या अब कोई रहता है? क्या तुम वहां जाना और देखना चाहती हो? ये है कहाँ? सोफी ने पेड़ों के अंदर की ओर इशारा किया। जोआना उसके लिए कोई खास उत्सुक नहीं थी, किंतु अंत में वे चल दी। आकाश में सूरज नीचे आ रहा था। शुरू में तो वे लंबे ऊंचे चीड़ के पेड़ों में से होती हुई चली, किंतु शीघ्र ही वे झाड़ियों और घने झुरमुटों में निकलती जा रही थी। आखिर में वे एक रास्ते के नीचे और चली। क्या वह यही रास्ता था जिससे होकर सोफी रविवार के सवेरे गई थी? हो सकता है यह वही था, क्योंकि अचानक ही उसे उसके रास्ते के दाईं ओर पेड़ों के बीच किसी चमकती चीज का निशान दिखा था। देखो वहां अंदर, उसने कहा। शीघ्र ही वे उस छोटी झील के किनारे खड़ी थी। सोफी पानी से उस पार कैबिन पर नजर लगाए हुए थी। अब सभी खिड़कियों के शटर चढ़ा दिए गए थे। यह लाल बिल्डिंग सबसे वीरान जगह थी जो उसने मुद्दतों में देखी थी। जोआना उसकी तरफ मुड़ी। क्या हमें पानी पर चलकर जाना है? बिल्कुल नहीं, हम एक नाव खेएंगे। सोफी ने नीचे सरकंडों की ओर इशारा किया और वहां एक खेने वाली नाव थी, वैसे ही जैसी पहले। तुम पहले यहाँ कभी आई हो? सोफी ने सिर हिलाकर ना कह दी। पिछली बार इधर आने के बारे में कोई स्पष्टीकरण देने का प्रयास तो
बड़ा उलझन भरा काम होगा। और तब उसे अपने मित्र को एल्बर्टो नॉक्स और दर्शनशास्त्र के कोर्स के बारे में भी बतलाना पड़ेगा। पानी में नाव को खेकर पार समय वे हंसती और मजाक करती रही। जब वे दूसरे किनारे पर पहुंच गई तो सोफी ने यह पक्का किया कि नाव को अच्छी जगह जमीन पर खींच लाया जाए। वे सामने वाले दरवाजे की तरफ गई। यह स्पष्ट था कि कैबिन में कोई नहीं है, तो जोआना ने दरवाजे का हैंडल घुमाया। ताला लगा था। तुम इसके खुले होने की आशा थोड़े ही कर रही थी। हो सकता है हमें चाबी मिल जाए, सोफी बोली। ये बिल्डिंग पत्थर की बनी नींव की दरारों में देखने लगी। ओह, चलो वापस अपने तंबू में चलते हैं, कुछ मिनट बाद जोहाना ने कहा। किंतु तभी सोफी ने चिल्लाकर कहा, ये रही चाबी, मिल गई मुझे। विजय की मुद्रा में उसने चाबी ऊपर की। उसने इसे ताले में डाला और घुमाते हुए दरवाजा खुल गया। दोनों दोस्त दबे पांव अंदर गई, मानो कोई आपराधिक खुराफात करने जा रही हों। कैबिन में ठंडक थी और अंधेरा था। यहाँ कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, जोहाना बोली। किंतु सोफी ने इस बाबत पहले से ही सोच रखा था। उसने अपनी जेब से माचिस की डिब्बी निकाली और एक तिल्ली जलाई। तिल्ली बुझने से पहले उन्हें सिर्फ इतना समय मिला कि देख ले कि कैबिन वीरान था। काफी समय से वहां कोई नहीं रह रहा था। सोफी ने दूसरी तिल्ली जलाई और इस बार देखा कि पिटवे लोहे के कैंडल स्टैंड में जली हुई मोमबत्ती का नीचे वाला भाग था। उसने इसे तीसरी तिल्ली से जलाया और छोटे से कमरे में इतनी रोशनी हो गई कि वे आसपास देख सके। क्या यह अजीब सा नहीं लगता कि इतनी छोटी सी मोमबत्ती से इतना सारा अंधेरा छट सकता है, सोफी ने कहा। उसके मित्र ने हाँ में सिर हिलाया, किंतु कहीं न कहीं रोशनी अंधेरे में खो जाती है। सोफी कहती गई, वास्तव में अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, यह सिर्फ रोशनी का अभाव है। जोआना ठंड से कांपने लगी। मुझे तो यह डरावना लगता है। चलो यहाँ से चलते हैं, दर्पण में देखने के बाद ही जाएंगे। सोफी ने चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स के ऊपर पीतल के फ्रेम में लगे लटकते दर्पण की ओर इशारा किया। पहले की ही तरह। ये तो वाकई सुंदर है, जोआना बोली। किंतु यह जादुई दर्पण है। दर्पण दर्पण, दीवार वाले दर्पण। बता, इसमें सबसे सुंदर कौन है? मैं मजाक नहीं कर रही जोआना, मैं पक्का जानती हूँ। तुम इसमें देखो और तुम्हें दूसरी तरफ कोई चीज दिखाई देगी। तुम पक्का कह रही हो? तुम यहाँ पहले कभी नहीं आई और मुझे डराने में तुम्हें हमेशा ही मजा क्यों आता है? सोफी इसका जवाब नहीं दे सकती थी। सॉरी। इस बार जोआना की नज़र अचानक फर्श पर कोने पर पड़ी हुई किसी चीज पर पड़ी। एक छोटा सा बक्स था। जोआना ने इसे उठा लिया। पोस्ट कार्ड्स, उसने कहा। सोफी ने हाफते हाफते सांस ली। उन्हें मत छुओ, सुन रही हो? उनको हाथ भी मत लगाना। जोआना चमक कर उछल पड़ी। उसने बक्स को ऐसे नीचे रख दिया जैसे उसने समय को जला लिया हो। पोस्ट कार्ड्स सारे कमरे में फैल गए। अगले ही क्षण वह हंसने लगी। ये केवल पोस्ट कार्ड्स हैं। जोआना फर्श पर बैठ गई और उन्हें उठाने लगी। कुछ देर बाद सोफी भी उनके बराबर बैठ गई। लेबनान, लेबनान, इन सब पर लेबनान का डाक चिन्ह लगा था। जोआना ने पता लगाया। मुझे मालूम है, सोफी ने कहा। जोआना तनकर सीधी बैठ गई और सोफी की आंखों में देखा। अच्छा, तो तुम यहाँ पहले आई हो? हाँ, मेरा अनुभव है, मैं आई हूँ। तब अचानक उसके दिमाग में आया, यदि यह बता देगी कि वह यहाँ पहले आई थी तो काफी कुछ आसान रहता। यदि वह अपने मित्र को ये सब रहस्यमय चीजें बता देती तो उसने पिछले कुछ दिनों में अनुभव की थी, तो उसमें कोई नुकसान की बात नहीं थी। मैं आने से पहले तुम्हें यह बताना नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पहले आई थी।
जोआना ने कार्ड्स को पढ़ना शुरू कर दिया। ये सब किसी हिडले मोलर नैन वाले को संबोधित हैं। सोफी ने अभी तक कार्ड्स को छुआ नहीं था। पत, पता क्या है? जोआना ने पढ़ा, हिडले मोलर नैन, माफर्थ एल्बर्टो नॉक्स, लिलेसेन नॉर्वे। सोफी ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि शायद कार्ड्स पर लिखा हो माफर्थ सोफी एमंडसन। उसने उन्हें भी और भी ध्यान से देखना शुरू किया। अप्रैल 28 मई, 4 मई, 6 मई और 9 मई, उन पर कुछ ही दिन पहले की डाक मोहर लगी थी। किंतु कुछ और भी है। सारी डाक मोहरें नॉर्वे की हैं। उसे देखो, यूएन बटालियन, यहाँ भी डाक मोहर नॉर्वे की है। मैं सोचती हूँ ऐसा ही होता होगा। इन्हें एक प्रकार से तटस्थ होने की जरूरत है, इसलिए इन्होंने वहाँ भी नॉर्वे का अपना पोस्ट ऑफिस बना लिया है। किंतु यह डाक को घर कैसे लाते हैं? शायद हवाई फौज द्वारा। सोफी ने मोमबत्ती स्टैंड फर्श पर रख दिया और दोनों सहेलियां कार्ड्स पढ़ने लगी। जोआना ने उन्हें तारीख के अनुसार क्रमबद्ध कर लिया और पहला कार्ड पढ़ा। प्रिय हिडले, मैं लिलीसेन घर आने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे आशा है कि मैं मिडसमर ईव की संध्या को जैविक हवाई अड्डे पर उतरूंगा। मैं चाहता था कि तुम्हारे 15वें जन्मदिन पर समय से पहुंचूंगा, किंतु मैं सैन्य आदेशों के अधीन हूँ। इस कमी को पूरा करने के लिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपना सारा प्यार भरा ध्यान उस बड़े उपहार पर लगा रहा हूँ जो तुम्हें अपने जन्मदिन से में प्राप्त होगी। पिता से प्यार के साथ, जो हमेशा अपनी बेटी के भविष्य के विषय में सोचता रहता है। पुनः मैं इस कार्ड की एक प्रति हमारे साझे मित्र को भेज रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम इसे समझती हो हिडले। इस क्षण मैं बहुत गोपनीय हो रहा हूँ, किंतु तुम समझ जाओगे। सोफी ने अगला कार्ड उठाया। प्रिय हिडले, यहाँ हम रोज सिर्फ एक ही दिन को लेते हैं। यदि हम लेबनान में इन महीनों के बारे में कुछ याद रखूंगा तो यह सारा इंतजार करना है। किंतु मैं वह सब कुछ कर रहा हूँ जो मैं कर सकता था ताकि तुम्हारा 15वां जन्मदिन एक यथार्थ संभव भव्य जन्मदिन हो सके। इस समय मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने ऊपर अत्यंत कड़ी से सेंसरशिप लगा रहा हूँ। तुम्हें प्यार, तुम्हारा पिता। दोनों सहेलियां उत्तेजना में सांस रोककर बैठी रही। उनमें से कोई सी भी नहीं बोली। वे केवल यह पढ़ती रही कि कार्ड्स पर क्या लिखा है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे सबसे ज़्यादा एक यह अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हें सफ़ेद फाख्ता शांति कपोत के साथ अपने गुप्त विचार भेजूं, किंतु लेबनान से सफ़ेद फाख्ताएं निकल चुकी हैं। युद्ध से शत विशत इस देश को यदि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह है सफ़ेद फाख्ताएं ही हैं। मेरी प्रार्थना है कि किसी दिन दुनिया में यूएन सच्चे अर्थों में शांति स्थापित करने का प्रबंध कर सकेगी। पुनर्जन्म संभवतः तुम्हारे जन्मदिन का उपहार तुम्हारे दूसरे लोगों के साथ भी साझा किया जा सके। हम इसके विषय में तब बात करेंगे जब मैं घर आ पहुंचूंगा। किंतु तुम यह अनुमान नहीं लगा पा रही हो कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? उस एक के प्यार सहित, जिसके पास हम दोनों के हित में सोचने के लिए ढेर सारा समय है। जब वे 6 कार्ड्स पढ़ चुकी तो सिर्फ एक बचा था और इस पर लिखा था, प्रिय हिडले, तुम्हारे जन्मदिन के लिए इन सभी गोपनीय बातों से अब मैं इतना फटा जा रहा हूँ कि मुझे दिन में कई बार घर फोन करने और सारा भांडा फोड़ देने से समय को रोकना पड़ता है। यह कुछ ऐसी चीज है जो बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि तुम जानती हो
कि जब कोई चीज़ बड़ी से बड़ी होती जाती है तो इसे अपने तक सीमित रखना बड़ा कठिन हो जाता है। पिता से प्रेम। अंतिम कार्ड पढ़ने के बाद जोआना और सोफी दोनों एक दूसरे की जिंगलियों की तरह घूरती हुई निश्चित निश्चल बैठी रही। जोआना सोफी की कलाई मजबूती से पकड़ी हुई थी। मैं तो बिल्कुल डर गई हूँ, उसने कहा। मैं भी तुम्हारी तरह ही। अंतिम कार्ड पर मोहर कब की है? सोफी ने एक बार फिर कार्ड को देखा। मई 16। उसने कहा, ये तो आज का आज है। ये नहीं हो सकता, जोआना चीखी, लगभग गुस्से से भरकर। उन्होंने डाक मोहर को ध्यान से देखा, किंतु गलती की कोई संभावना नहीं थी। 5-16-90। ऐसा नहीं हो सकता। जोआना अड़ गई। और मैं नहीं सोच सकती इसे किसने लिखा। मुझे लगता है इसका कुछ ताल्लुक पीतल फ्रेम वाले दर्पण से भी है। जोआना फिर उछल पड़ी। तुम वास्तव में यह तो नहीं सोच रही हो कि जैसे ही इन कार्ड्स पर लेबनान में डाक मुहर लगती है, वैसे ही यह उड़ते हुए दर्पण के से बाहर निकल जाते हैं? क्या तुम्हारे पास इससे कोई और बेहतर जवाब है? नहीं। सोफी खड़ी हो गई और उसने दीवार पर टंगे दो प्रोटेट चित्रों के सामने मोमबत्ती दिखाई। जोआना भी उधर चली गई और झुककर चित्रों को ध्यान से देखने लगी। बर्कले और जर्कले, इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं मालूम। मोमबत्ती ऊपर लगभग पूरी जल चुकी थी। अब हमें चलना चाहिए, जोआना ने कहा। चलो चले, हमें दर्पण अपने साथ ले चलना चाहिए। सोफी ने हाथ ऊपर लिया और चेस्ट ऑफ ड्रार्स के ऊपर बड़े पीतल के फ्रेम वाले दर्पण को कील से उतार लिया। जोआना ने उसे रोकने की कोशिश की, किंतु सोफी को उसके इरादे से कोई बदल नहीं सकता था। जब वे केबिन से बाहर आई तो अंधेरा उतना ही था जितना मई की किसी भी रात को हो सकता था। आसमान में इतनी रोशनी थी कि झाड़ियों और पेड़ों के स्पष्ट आकार दिख सकते थे। छोटी झील ऐसे शांत थी जैसे आसमान की परछाई हो। दोनों लड़कियां विचारमग्न होकर नाव खेती हुई दूसरी तरफ पहुंच गई। वापस तंबू में लौटते हुए उनमें से कोई भी एक दूसरे से नहीं बोली, किंतु दोनों यह जानती थी कि अभी जो उन्होंने देखा था, दूसरी बड़ी गहराई से उसके बारे में सोच रही थी। जैसे ही वे अपने तंबू में पहुंची, रेंगती हुई वे अपने बिस्तरों में घुस गई। जोआना ने दर्पण को तंबू के अंदर लाने से मना कर दिया। सोने से पहले दोनों सहमत थी कि एक खासी डराने वाली चीज को तंबू के बिल्कुल पास, बस बाहर ही थी। सोफी ने पोस्टकार्ड भी ले लिए थे और उन्हें अपने बैकपैक की पॉकेट में डाल दिया। अगले सवेरे वे जल्दी जग गई। सोफी पहले जगी। उसने अपने बूट पहने और तंबू से बाहर आई। ओस की बूंदों से ढका हुआ बड़ा दर्पण घास में पड़ा था। सोफी ने अपने स्वेटर से ओस पोंछी और दर्पण में अपने प्रतिबिंब को ध्यान से देखा। लगता था जैसे वह समय को ही ऊपर से नीचे की ओर देख रही थी। सौभाग्य से इतने सवेरे उसे लेब लेबनान से कोई पोस्टकार्ड नहीं दिखा था। तंबू के पीछे इस खुली जगह के ऊपर सवेरे का फटा पुराना कुहासा धीरे धीरे रुई के गोले बनाना खिसकता जा रहा था। छोटी छोटी चिड़ियां बड़ा जोर लगाकर चहक रही थी, किंतु सोफी को न तो कोई ग्राउज दिखाई दी और न ही उसकी आवाज सुनने में आई। लड़कियों ने एक एक अतिरिक्त स्वेटर और पहन लिया और अपना नाश्ता तंबू के बाहर बैठकर लिया। शीघ्र ही उनकी बातचीत मेजर के कैबिन और रहस्यमय कार्ड्स की ओर मुड़ गई। नाश्ते के बाद उन्होंने अपने तंबू को उखाड़ा, उसकी इसकी तह जमाई और घर की तरफ चल दी। सोफी अपने बगल में बड़ा दर्पण लिए जा रही थी। बीच बीच में सुस्ताने के लिए उसे रुकना पड़ा, किंतु जोआना ने तो दर्पण को छूने से ही इनकार कर लिया।
जैसे ही वे शहर के बाहरी हिस्से के पास पहुंची, उन्हें चिटपुट धमाकों की आवाज सुनी। सोफी को याद आया हिडले के पिता ने युद्ध के बेहाल हुए लेबनान के विषय में क्या लिखा था। उसने अनुभव किया कि वह कितनी भाग्यशाली थी कि उसका जन्म एक शांतिपूर्ण देश में हुआ था। उन्होंने जिन धमाकों की आवाज सुनी थी, वह उस हल्की-फुल्की मासूम आतिशबाजी की आवाज थी, जो राष्ट्रीय अवकाश मनाने के उपलक्ष्य में छोड़ी जा रही थी। सोफी ने जोआना को चॉकलेट के गर्म कप के लिए रुकने को कहा। सोफी की माँ यह जानने की बड़ी उत्सुक थी कि उन्हें दर्पण कहाँ मिला। सोफी ने उसे बताया कि यह उन्हें मेजर के कैबिन के बाहर मिला है, और उसकी माँ ने फिर वही कहानी दोहराई कि बहुत वर्षों से वहाँ कोई नहीं रह रहा है। जब जोआना चली गई तो सोफी ने अपनी लाल ड्रेस पहनी। नॉर्वे का शेष राष्ट्रीय दिवस साधारण तरीके से बीत गया। शाम को टीवी समाचार में एक फीचर दिखाई गई, नॉर्वे की यूएन बटालियन ने लेबनान में अपना राष्ट्रीय दिवस कैसे मनाया। सोफी की आंखें स्क्रीन पर गड़ी थी। जिन आदमियों को वह देख रही थी, उसमें से एक हिडले का पिता हो सकता था। मई 17 के दिन जो आखिरी काम सोफी ने किया था, वह था बड़े दर्पण को अपने कमरे की दीवार पर टांगना। अगले दिन सवेरे उसके अड्डे पर एक नया ब्राउन लिफाफा था। उसने इसे फाड़कर तुरंत खोला और पढ़ने लगी। यहीं पे हमारा 13वां अध्याय खत्म होता है, और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।